गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कल हमने 2 कलमें देखी थी, आज तीसरी कलम हम देखेंगे, ध्येय और उद्देश्य की कलम। जो कंपनी अपना उद्देश्य अस्तित्व में आना चाहती है वो अपना उद्देश्य आवेदन पत्र में दर्शाएगी। ज़रूरी है, कंपलसरी है, हर एक कंपनी को अपना उद्देश्य क्या है वो बताना। संपूर्ण आवेदन पत्र में उद्देश्य की कलम सबसे महत्वपूर्ण की कलम है। कंपनी के स्थापक क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो मर्यादा है कि उनको आवेदन पत्र के अंदर दर्शाना, और 3 मुद्दे ऐसे हैं कि इसकी लिमिट में रहकर उसको अपना उद्देश्य तय करना है। कंपनी धारा के प्रावधान के विरुद्ध कोई भी कार्य करना नहीं है। कंपनी धारा मतलब सभी कंपनियों के ऊपर एक कंपनी धारा है जो नियम बनाती है और उसके ऊपर शासन करती है। तो सभी कंपनियों को कंपनी धारा के प्रावधान मतलब जो नियम बनाए उस नियम के बाहर का कोई कार्य करना नहीं है, उद्देश्य रखना नहीं। कंपनी का उद्देश्य सार्वजनिक नीति या भारत के संविधान के विरुद्ध, भारत को नुकसान पहुंचे, भारत के नीति नियमों का विरुद्ध कोई कार्य, उद्देश्य या अपना सिद्धांत बनाना नहीं है। कंपनी का उद्देश्य सामान्य कानून के विरुद्ध भी होना चाहिए नहीं। ये 3 प्रकार के उद्देश्य ना हो ऐसे कोई भी उद्देश्य कंपनी रखेगी और आवेदन पत्र के अंदर उसको दर्शाएगी। तो 3 चीज़ें आवेदन पत्र में होनी चाहिए। पहले नामा की कलम, रजिस्ट्रार की कलम और उद्देश्य, बराबर। अब चौथी कलम, उसके पहले भी और मुद्दे हैं, इसी कलम के अंदर वो पढ़ लेते हैं। सत्ता बाहर का कार्य, आपको परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं, सत्ता बाहर का कार्य का मतलब क्या। आवेदन पत्र में आपने जो उद्देश्य बताया है उस उद्देश्य के अनुसार आप कार्य करते हो तो ठीक है, लेकिन उस उद्देश्य के अनुसार आपने अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया है, उस उद्देश्य का पालन नहीं किया, उस उद्देश्य में जो दर्शा उसके बाहर का कार्य किया हुआ है उसे बोलते सत्ता बाहर का कार्य, जिसके लिए कंपनी कानून गुनाह में ठहराती है और उसके लिए उसको जो भी कुछ सज़ा होती है अदालत के द्वारा वो सज़ा का पालन भी करना पड़ता है। अदालत चाहे तो उस पर रोक भी लगा सकते, उसके ऊपर केस भी कर सकते। इसलिए जो उद्देश्य तय किया गया उस उद्देश्य के बाहर में किसी कंपनी को कार्य करना नहीं है। बीच में आपने सुना होगा मैगी कंपनी का, तो मैगी कंपनी को जो अनुमति मिली थी उसने जो उद्देश्य था उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर रही थी। उसके अंदर जिंक और कुछ ऐसे तत्व के प्रमाण बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो। उनका उद्देश्य में उन्होंने दर्शाया था कि इतना प्रमाण ये रहेगा, इतना प्रोटीन रहेगा, इतना, वो प्रमाण उसका था ही नहीं, तो उन्होंने उद्देश्य के बाहर का कार्य किया। इसलिए अदालत के द्वारा उसकी कंपनी की वस्तु को प्रोडक्शन रोक दिया गया था, उस पर बैंड लगा दिया गया था। फिर उसके ऊपर केस चला गया, बहुत सारे उसने फाइन भी भरना पड़ा था करोड़ों का। उसके बाद कंपनी ने कमिटमेंट किया, करार किया और हम इसके बाहर का कार्य नहीं करेंगे। इस तरह से कंपनी ने अपना नया उद्देश्य तय किया और उसके कायदे में रहकर उसने कार्य किया। तो अब वापस मैगी कंपनी बाज़ार में मिल रही है, मैगी की वस्तु। इस तरह से उद्देश्य के बाहर का, सत्ता बाहर का कार्य के, भाई जो आपने उद्देश्य दर्शा उसके बाहर का कार्य करोगे तो उसे बोलते सत्ता बाहर का कार्य। अब पढ़ते हैं, आवेदन पत्र में जो उद्देश्य दर्शाया गया उसके कार्य क्षेत्र में रहकर कंपनी को कार्य करना है। आवेदन पत्र में दर्शित उद्देश्यों के सिवाय कोई भी कार्य कंपनी कर नहीं सकती। अगर वो ऐसा कार्य करे तो उसे रद्द माना जाएगा। ऐसे कार्य को सत्ता बाहर का कार्य कहेंगे। सत्ता बाहर का कार्य किसी भी प्रकार के कानूनी संबंध उपस्थित नहीं करते, कानूनी संबंध उपस्थित नहीं करते। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के सदस्य की सर्वसम्मति होने पर भी उद्देश्य के अतिरिक्त सभी संचालक की अनुमति होगा, फिर भी उद्देश्य के विरुद्ध काम होगा तो उसके लिए एक मत होकर स्वीकृति नहीं दे सकते। यदि सत्ता बाहर का कोई कार्य किया तो उसको नीचे के कानून का पालन करना पड़ेगा। संचालक ऐसे कार्य करे तो निजी रूप से वो जिम्मेदार ठहराएंगे और उसको कानूनी जो भी नियम लागू पड़ेंगे उसके अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। अदालत के द्वारा ऐसे काम रोके जा सकते हैं। सत्ता बाहर के काम, अनुबंध या कोई करार हुआ है तो उसको रद्द बना सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी, अनुबंध मतलब करार, कंपनी के कर्मचारी के द्वारा सत्ता बाहर का कोई कार्य किया है तो उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होगी और जो भी भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। सत्ता बाहर के कार्य के लिए संचालक भी त्रायित पक्षकार के लिए जिम्मेदार होगा और त्रायित पक्षकारों का जो भी नुकसान हुआ वो संचालक को भरपाई करना पड़ेगा। उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण ना हो इसलिए कंपनी को ध्यान रखना है अपने उद्देश्य की कलम में जो उद्देश्य दर्शाया है उस उद्देश्य के अंतर्गत ही उसको अपना कार्य करना है, सत्ता बाहर का कार्य करना नहीं है। उत्तरदायित्व की कलम, चौथी कलम आ रही है। कुल 6 कलम है, हमने 3 कलम पढ़ रही है, हम चौथी कलम पढ़ेंगे उत्तरदायित्व की कलम। दायित्व की दृष्टि से कंपनी के उत्तरदायित्व को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। शेयर पूंजी द्वारा सीमित कंपनी, जामीन की सीमित कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। शेयर पूंजी सीमित कंपनी में सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित होगी। सीमित जिम्मेदारी का मतलब ये होगा कि कंपनी में जितने संपत्ति है उतना ही कर चुकाएगी। कंपनी के पास संपत्ति कम है और कर ज़्यादा है तो अपनी निजी प्रॉपर्टी बेचकर भी वो कर चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे आवेदन पत्र में दर्शाना पड़ता है।
शेयर द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों अनेक उनके द्वारा खरीदे हुए शेयर की दार्शनिक कीमत से अधिक रकम चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो शेयर के अंदर जो कीमत दर्शाई उतनी ही कीमत चुकाएगी, उससे ज़्यादा कीमत कोई सदस्य चुकाएगा नहीं। जामीन से सीमित कंपनी के सदस्यों की जिम्मेदारी ये रहेगी कि दी गई जितनी जामीन है, मतलब जितना कर्ज उन्होंने गिरवे रख कर लिया हुआ है, तो गिरवे रखी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, कर्ज भले 10 लाख का, प्रॉपर्टी कीमत 5 लाख है तो 5 लाख ही चुकाएगी। तो जितनी चीज़ें गिरवे रखी है, उस गिरवी रखी जितनी जिम्मेदारी उतनी रहेगी, ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होगी नहीं। एकाकी व्यक्ति की कंपनी के उसकी मृत्यु होने के बाद कौन सदस्य बनेगा उसका नाम दर्शाना पड़ता है। एकांकी व्यक्ति की कोई कंपनी शुरू हुई है, अब वो मर गया, तो उसके बाद कंपनी का संचालन कौन करेगा, ऐसा उसको अपने दस्तावेज में दर्शाना पड़ेगा कि मेरे मृत्यु के बाद ये व्यक्ति मेरा व्यवसाय चलाएगा। बराबर है। ये उत्तरदायित्व कि भाई उत्तरदायित्व कौन होगा, कितना होगा और भविष्य में पीढ़ी कौन चलाएगा, फिर कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के संचालक कितने जिम्मेदार हैं, ये इसके अंदर मुद्दे दर्शाए गए। तो ये दर्शा देना कि हमारी इतनी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी प्रॉपर्टी जितना ही हम पैसा चुकाएंगे, जितना गिरवी रखेगा, गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी का जितना पैसा आएगा उतना ही चुकाया जाएगा, और मृत्यु के बाद ये व्यक्ति कंपनी को चलाएंगे। निवृत्ति हो गई तो भी संचालक की निवृत्ति के बाद कंपनी को कौन चलाएगा, ये सब उत्तरदायित्व में दर्शा देना है। मतलब कि कंपनी का उत्तरदायित्व कौन है, ये स्पष्ट दर्शा देना है। बराबर है। पूंजी की कलम, आज हम 5वीं छोटी छोटी कलम है तो 5वीं भी कलम हो जाएगी। पूंजी की कलम, सीमित कंपनी में पूंजी की कलम अनिवार्य है। हर एक कंपनी के अंदर ज़्यादातर पूंजी की कलम अनिवार्य रहती है, सीमित कंपनी में खास करके पूंजी की कलम अनिवार्य है। सीमित कंपनी में शेयर पूंजी की रकम व कितने शेयर में वितरित है, प्रति शेयर कितनी रकम है, यह दर्शाना पड़ता है कि हमारी कंपनी में कितने शेयर हमने बेचे हुए हैं और कितने लाख रुपए, मतलब 100 शेयर है और उसके पैसे 10,000 शेयर, 100 रुपये कीमत है, 10,000 शेयर की संख्या है, तो कंपनी की शेयर पूंजी कितनी हुई, कंपनी की शेयर पूंजी कितनी हुई, 10 लाख। बराबर। तो 10 लाख की शेयर पूंजी है, इतना कंपनी को दर्शाना पड़ेगा। 100 रुपये कीमत है, 10,000 शेयर है, तो 10 लाख की शेयर पूंजी कंपनी के, यह दर्शाना पड़ेगा। जामीन से सीमित कंपनी में जब कंपनी बंद हो जाए तब सदस्य कितनी जामीन दी गई है, जामीन का मतलब गिरवे रखी हुई, तो वह स्पष्ट दर्शानी चाहिए कि भाई कितनी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है, कितना गिरवे रखा है। जामीन से सीमित होकर शेयर पूंजी, ऐसे कंपनी 2 विभाग में बांटा गया, जामीन से संबंधित और अंश पूंजी से संबंधित। तो ये भी दर्शा देना है कि कितनी प्रॉपर्टी जामीन से शेयर बेचे और कितने शेयर बिना जामीन के बेचे, कुछ भी गिरवे नहीं रखा और शेयर बेच दिए। यदि एकांकी व्यक्ति की कंपनी हो तो पूंजी भरपाई करने के मृत्यु के बाद कौन सदस्य है जो पैसे की भरपाई करेगा या इसका मालिक कौन होगा। तो पूंजी की कलम में ये दर्शाना है कि पूंजी कितनी लाए हैं, व्यवसाय की पूंजी कितनी है, कितने सदस्य हैं, सब कितनी कितनी पूंजी लाए हैं, जिम्मेदारी क्या है, कुछ गिरवे रखा है कि नहीं, शेयर कितने बेचे, पूरी जानकारी इसके अंदर दर्शानी पड़ेगी। बराबर है। आज यहाँ तक रहने देते, स्थापना की कलम हम देखेंगे कल। अरे यार।